Hello everyone, very warm welcome to Gurumantra Academy. I hope you all are doing well. I hope you all are doing fine. I am Arpit Chaturvedi and this is lecture 16th of GATE Biochemistry. हम लोग गेट बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये पूरा जो यूनिट है मतलब बायोकेमिस्ट्री की, ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें जितने भी टॉपिक हैं, जितने लेक्चर डिज़ाइन किए हैं, सारे के सारे लेक्चर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसी में से आज का लेक्चर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एंडोक्राइन सिस्टम एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब ये जो लेक्चर है या जो टॉपिक है, ये अपने आप में इतनी इंपॉर्टेंस क्यों रखता है? क्योंकि आप बायोकेमिस्ट्री में जो चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं या हम ये कह लें ऐसे केमिकल फिनोमिनन्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चल रहे होते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर चलने वाले ज़्यादातर जो रिएक्शंस हैं, जो सिग्नलिंग हैं, वो सब के सब डिपेंड करती हैं किसी न किसी मैसेंजर पे, किसी केमिकल मैसेंजर पे। उस केमिकल मैसेंजर के बारे में पढ़ना, उनके सोर्स को पढ़ना और उनका क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है उसको पढ़ना ही हमारा एंडोक्राइन सिस्टम या हम ये कह लें कि हमारी जो एंडोक्राइन सिग्नलिंग है उसमें आता है। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हम बायोकेमिस्ट्री के बेसिस के हिसाब से अपनी बॉडी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है तो बहुत ईजी, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो हमको याद करनी पड़ती हैं, है ना, कि किस हार्मोन का सिक्रीशन कहाँ से हो रहा है और उस हार्मोन का जो सोर्स है वो हमको क्या देखने को मिल रहा है। तो ऐसे ही देखते हैं हम लोग ये सारी चीज़ें जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, किस चीज़ पे फोकस करना है। हालांकि ये बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैंने फोकस करते हुए उन चीज़ों को यहाँ पे रखा है जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। ओके, तो बात करें अगर हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम को समझने की, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एंडोक्राइन सिस्टम आखिर होता क्या है एंडोक्राइन। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम एक तरीके का मैसेंजर सिस्टम है। मतलब अगर आप ह्यूमन इवोल्यूशन में जाएं और आप ये देखने की कोशिश करें, या एनिमल इवोल्यूशन में जाएं और ये देखने की कोशिश करें कि वो कौन सी चीज़ है जो ह्यूमंस को बाकी सभी एनिमल्स से अलग बनाती है, तो वो चीज़ आपको निकल के आएगी कम्युनिकेशन। ठीक है, जो ह्यूमंस के पास टेंडेंसी है, जो ह्यूमंस के पास प्रॉपर्टी है कम्युनिकेट करने की, ये प्रॉपर्टी बहुत कम मतलब एनिमल्स के साथ, ये हम ये कह लें किसी के पास नहीं है इतनी अच्छी जितनी हम लोगों के पास है। और कम्युनिकेशन जितना हमारे एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के बीच में ज़रूरी है, उतना ही ज़्यादा हमारे एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के बीच में या एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट के बीच में ज़रूरी है। ठीक है, तो वो सारा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो इन एंडोक्राइन एक्सोक्राइन सिस्टम के द्वारा बनाया जाता है, जिसमें से एंडोक्राइन सिस्टम एक ऐसा हमारा मैसेंजर सिस्टम है जो कि फीडबैक लूप से बना हुआ है हार्मोन्स के। ठीक है, अब ये हार्मोन्स क्या होते हैं? ये सेंट्रल प्लेयर हैं इस एंडोक्राइन सिस्टम के। ठीक है, ढेर सारे ऐसे ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि ऐसे सोर्सेस होते हैं जहां से ये हार्मोन सेक्रेट किए जाते हैं और ये हार्मोन सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होते हुए अपने टारगेट ऑर्गन पे पहुंचते हैं। जो मैसेज ये लेके जाते हैं अपने सिंथेसाइजिंग या अपने पेरेंटल ऑर्गन से टारगेट ऑर्गन तक, वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाया जाता है इन्हीं के द्वारा। या हम ये कह लें कि अगर सिंथेसाइज जहां से हो रहे हैं वहां से कोई मैसेज टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाना है तो वो इन्हीं के द्वारा पहुंचाया जाएगा। तो अगर आप जानना चाहें या हार्मोन्स की डेफिनेशन अगर हम देखना चाहें कि आखिर हार्मोन्स क्या होते हैं, तो हार्मोन्स आर बेसिकली केमिकल सब्सटेंसेस। ओके, ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं, ये मैसेंजर का काम करते हैं हमारी बॉडी में। मैसेंजर का काम किस तरीके से? जैसे पहले के टाइम पे दूत भेजे जाते थे, आप लोगों ने देखा होगा, एक जगह से दो राजाओं के बीच में लड़ाई होने वाली है, एक तरफ से एक दूत भेजा गया कि हाँ जाओ वहां उन्हें ये मैसेज पहुंचाओ, तो वो मैसेज पहुंचाते थे। ठीक है, तो ये भी मैसेज पहुंचाते हैं कि हमारे राजा का ये संदेश है तो तुम ये करो। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक बॉडी के, और अपना जो मैसेज है वो वहां तक पहुंचाते हैं। अब होता क्या है कि जाहिर सी बात है, अगर आप कोशिश कर रहे हो हार्मोन को पढ़ने की या हार्मोन को समझने की, तो आपको पता होना चाहिए कि हार्मोन जो है अगर एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जा रहे हैं तो ये ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होने चाहिए जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम हो, जो लो मॉलिक्यूलर वेट के हो। ठीक है, जो कम अमाउंट में सिंथेसाइज किए जाए, पहली चीज। दूसरी चीज,
अब जब ये वहां से एक टारगेट से दूसरे, या हम ये कह लें टारगेट तक जाएंगे एक सिंथेसाइजिंग ऑर्गन से, तो बीच में इनको बहुत सारे सेल्स मिलेंगे, बहुत सारे टिश्यूज मिलेंगे, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलेंगे, लेकिन ये सबको मैसेज नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिकली टारगेट टिश्यू पे, टारगेट ऑर्गन पे इनसे जो इनका रिलेवेंट या इनके लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जब ये अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं तभी अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तभी अपना मैसेज वहां तक पहुंचाते हैं, तभी कहते हैं कि अब आपको ये फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो इसीलिए हॉर्मोन्स का यूज यहाँ पे किया जाता है। ये हॉर्मोन्स अलग अलग टाइप के हमको देखने को मिल सकते हैं, अमाइनो एसिड नेचर में हो सकते हैं, हमारा पेप्टाइड हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, स्टेरॉइड हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के हमको हॉर्मोन्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा, इन्हीं से हमारा मेजर जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो मिलके बना हुआ होता है। यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम में जो दूसरे मेजर प्लेयर हैं वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कि वो ग्लैंड्स जो कि सेक्रीट करती हैं किसको? हॉर्मोन्स को। अब ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन है क्या? कौन सी ग्लैंड को हम एंडोक्राइन बोलेंगे, कौन सी ग्लैंड को हम एक्सोक्राइन बोलेंगे? तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में एक बहुत छोटा सा फर्क है। क्या फर्क है? एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। डक्टलेस ग्लैंड का मतलब ये कोई वेसल्स या हम ये कह लें कोई हिडन सिस्टम यूज नहीं करते हैं कि हाँ ये डक्ट यूज करी, जैसे कि पैंक्रियास से आप देखते हैं। पैंक्रियास हमारा एक ऐसा हमारे पास ग्लैंड है, या पैंक्रियास एक ऐसा ऑर्गन है जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है, जिसमें से 99% जो है वो हमारा एक्सोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करता है और 1% एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करता है। तो पैंक्रियास क्या करता है? पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू अपना जो उसका सेक्रीशन होता है वो इंटेस्टाइन तक लेके जाता है। लीवर क्या करता है? वो अपना गॉल डक्ट के थ्रू आएगा, गॉल ब्लैडर से निकल के, ठीक है, बाइल डक्ट के थ्रू। तो सब ऐसे जो डक्ट वाले ग्लैंड्स होते हैं जो कि डक्ट को यूज करते हैं, हिडन हमारे पास ट्यूब को यूज करते हैं अपना सेक्रीशन को टारगेट तक पहुंचाने के लिए, उनको हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक, लेकिन ऐसी ग्लैंड्स जो कि अपना सेक्रीशन डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में सिंथेसाइज करते हैं, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं, डायरेक्ट बॉडी फ्लूइड में रिलीज करते हैं, ऐसे ग्लैंड्स को हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, ऐसे ग्लैंड्स को हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। नाम से आप कंफ्यूज हो सकते हो कि इंडो मतलब डक्ट के अंदर और एक्सो मतलब डक्ट के बाहर, लेकिन ऐसा नहीं है, उल्टा होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो डक्ट यूज करते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड डक्ट लेस होते हैं, डक्टलेस। ठीक है, मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से हमको देखने को मिलती हैं? पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैंक्रियाज, ओवरीज, टेस्टिस, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, एड्रिनल ग्लैंड्स। ये मेजर, या हम ये कह रहे हैं हमारे पास ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में जो हमको एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करती हुई मिलती हैं, और ये अलग अलग हार्मोन सिंथेसाइज करती हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही है कि पहले तो हम ये देखें कि ये ग्लैंड्स जो है ये कौन से हार्मोन सिंथेसाइज कर रही हैं और उन हार्मोन्स का फंक्शन क्या है, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई ग्लैंड है हमारे लिए तो वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से सबसे ज्यादा हार्मोन सिंथेसाइज होते हुए मिलेंगे हमको, और सबसे ज्यादा डाइवर्स रोल जो है किसी ग्लैंड का वो हमको पिट्यूटरी ग्लैंड में ही देखने को मिलता है। इसके साथ साथ पैंक्रियास जो है हमारा, ये पैंक्रियास डुअल फंक्शन परफॉर्म करता है, या हम ये कह लें इसके पास दो तरीके के सिस्टम है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों, जो जिसमें से एक्सोक्राइन फंक्शन ये 99% परफॉर्म करता है और एंडोक्राइन फंक्शन ये 1% परफॉर्म करता है। एक्सोक्राइन में आप देखते हैं पैंक्रियास जो है वो अपना सेक्रीशन जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पे रिलीज करता है, जिसमें पैंक्रियाटिक लाइपेज, अमाइलेज और प्रोटीज, ये सारे एंजाइम देखने को मिलते हैं। और एंडोक्राइन फंक्शन जो है जैसे कि ग्लूकागॉन और इंसुलिन, ये सारे जो एंडोक्राइन फंक्शन है ये परफॉर्म करता है, या उसमें ये हार्मोन सिंथेसाइज करता है। ठीक है, आपके ग्लूकागॉन और इंसुलिन वगैरह, तो ये चीज हमको देखने को मिलती है। तो ये डुअल फंक्शन परफॉर्मिंग या डुअल फंक्शन कंटेनिंग एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे पास, या एंडो एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारे पास है, जिसको हम पैंक्रियास कहते हैं। आप सभी ने इसको देखा हुआ है, लीफ लाइक होता है, स्टमक के नीचे की साइड रहता है हमारे। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना डक्ट के थ्रू सेक्रेट करता है क्या? एक्सोक्राइन फंक्शन, और एंडोक्राइन डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में। तो ये तो हो गई हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात। एक एक करके हम ग्लैंड्स को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस का क्या है कि हाइपोथैलेमस अपने आप में एक ऐसा ग्लैंड है जिसपे थोड़ा सा मतलब ये चलता रहता है कि इसको हम माने एंडोक्राइन या ना माने। ठीक है,
तो इसको एक अलग से, मतलब अगर आप कभी लिखना अलग से चाहो तो हाइपोथैलेमस को हम इंडोक्राइन की बजाय पूरा लिखते हैं न्यूरो इंडोक्राइन। इसको बोला जाता है कि ये न्यूरो इंडोक्राइन ग्लैंड है या न्यूरो इंडोक्राइन ऑर्गन है। न्यूरो इंडोक्राइन ये बहुत ही सेंट्रल प्लेयर है हमारी पूरी बॉडी के फंक्शनिंग का, ठीक है। जाहिर सी बात है, तीन ऐसी ग्लैंड्स हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड, जो आपके ब्रेन में मिलती हैं, जिसमें से हाइपोथैलेमस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइपोथैलेमस वो काम करता है जो पिट्यूटरी बाकी के साथ करता है। यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन कब सिंथेसाइज होने हैं और कब नहीं होने, ये चीज डिसाइड करता है हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स। हाइपोथैलेमस बहुत सारी चीजों के रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें मेजर जो इसको वर्ड दिया जाता है, जो टर्म दिया जाता है, वो है होम्योस्टेसिस, ठीक है। आपकी बॉडी में किस तरीके का टेम्परेचर रहेगा, बॉडी टेम्परेचर, हंगर, आपके पेरेंटिंग के एस्पेक्ट्स, अटैचमेंट, बिहेवियर, थ्रस्ट, फैटिग, स्लीप, सर्केडियन रिदम्स, सब कुछ ये कंट्रोल किया जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा, ठीक है। हाइपोथैलेमस दोनों ही तरीके के हार्मोन सिंथेसाइज करता है। कैसे? स्टिमुलेटरी भी और इनहिबिटिंग भी, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे हार्मोन सिंथेसाइज करता है जो कि दूसरे हार्मोन्स को सिंथेसाइज होने का बढ़ावा देते हैं या उनकी सिंथेसिस को बढ़ाते हैं, या ऐसे हार्मोन्स भी सिंथेसाइज करता है जो कि दूसरे हार्मोन्स की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। तो यहां से हमको दोनों ही तरीके के हार्मोन देखने को मिलते हैं और ये डायरेक्टली और कहीं नहीं पिट्यूटरी पे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। जो भी हार्मोन्स हाइपोथैलेमस सिंथेसाइज करता है वो डायरेक्टली पिट्यूटरी पे इफेक्ट करते हैं और पिट्यूटरी के हार्मोन्स को, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को या तो ये बढ़ाएगा या ये कम करेगा, ठीक है। जैसे कि इसका एक हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये निकलता है हाइपोथैलेमस से, ये जाता है पिट्यूटरी के पास और वहां से ग्रोथ हार्मोन की सिंथेसिस करवाता है। ऐसे ही इसका एक हार्मोन है क्या, आपका डोपामीन, ठीक है। अब डोपामीन या हम ये कह लें, उसको हम कहते हैं अपना सोमैटोस्टेटिन, ठीक है। सोमैटोस्टेटिन क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन की सिंथेसिस को रोकेगा। तो ये सारी चीजें हमको इनहिबिटरी भी रोल देखने को मिलते हैं उसमें, और जो एक्साइटेटरी हैं या एक्टिवेटिंग रोल हैं, दोनों ही रोल देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा हाइपोथैलेमस है, ये ज्यादातर जो है वो अपना न्यूरो एंडोक्राइन फंक्शन ही परफॉर्म करता है और हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक ही इसका जो फंक्शन है वो, या हम ये कह लें वहीं तक हमको इसका फंक्शन फोकस्ड देखने को मिलता है, ठीक है। रिलीजिंग भी और इनहिबिटरी भी, मेजर ये पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, मिलता कहाँ है, हमारे ब्रेन के बेस के पास मिलता है, ठीक है। हमारे ब्रेन का जो बेस है, ये हमारे ऊपर अपर पार्ट हो गया ऊपर का, इस ब्रेन का जो बेस है, इस बेस में हमको हाइपोथैलेमस देखने को मिलता है पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर हमको ब्रेन के बेस में ये हाइपोथैलेमस देखने को मिलता है और यहां से हमारा सेक्रीशंस होता है हार्मोन्स का। कौन से हार्मोन जो हाइपोथैलेमस सेक्रेट करता है वो है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन GHRH, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन CRH, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन PIH एंड सोमैटोस्टेटिन, ठीक है। तो ये हार्मोन्स जो हैं वो सिंथेसाइज करता है, ये PIH आपका या प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, ये डोपामीन की तरह फंक्शन करता है और हमारे प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करता है। सोमैटोस्टेटिन आपके ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है पिट्यूटरी के, ठीक है। तो ये सारे हार्मोन्स हैं जो कि एक्साइटेटरी भी हैं और इनहिबिटिंग भी हैं। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जिस हार्मोन को एक्टिवेट करके रिलीज करवाता है, सोमैटोस्टेटिन उसी को इनहिबिट करता है। तो एक तरीके से ये कह लें बॉडी की जितनी फंक्शनिंग है उसको रेगुलेट करने का काम हमारा हाइपोथैलेमस कर रहा है, ओके। तो ये चीज हमको मेजर यहाँ पे हाइपोथैलेमस पे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे मैंने ये चार्ट डाल दिया है ताकि आपको ये जो फंक्शन है इसके वो याद रहें। जो आपका प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन है वो है डोपामीन, इसको डायरेक्ट डोपामीन नाम ना देखिए, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन बोला जाता है। ये प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करता है। आपका TRH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। आपका CRH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को एक्टिवेट करता है। सोमैटोस्टेटिन ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ग्रोथ हार्मोन को एक्टिवेट करता है, ठीक है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन FSH और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इन दोनों को एक्टिवेट करता है, जो कि आगे जाके अपने टारगेट जो इनके रिसेप्टर्स हैं या
टारगेट ऑर्गन्स हैं उन पे जाके फंक्शन अपना परफॉर्म करते हैं। जैसे कि एफएसएच जो एलएच है आपका, ये गोनाडोट्रोपिन्स ये क्या करेंगे, जो आपका टेस्टिस और ओवरीज हैं उन पे जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे, एड्रोजेंस, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज करवाएंगे। ऐसे ही बाकी अलग अलग हार्मोन्स अपना अपना फंक्शन आगे परफॉर्म करेंगे। लेकिन हाइपोथैलेमस जो सिग्नल सेंड कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड उस हिसाब से अपने हार्मोन्स को सिंथेसाइज करता है। तो हाइपोथैलेमस बेसिकली कर क्या रहा है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकले हुए हार्मोन्स पूरी बॉडी के अलग अलग पार्ट में अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, अलग अलग जगह जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ढेर सारी जगह हमको इनके रिसेप्टर्स देखने को मिलते हैं और ढेर सारा डाइवर्स फंक्शन हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारी होती है इसको हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है इसको हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। ये भी हमारे ब्रेन के लोअर पार्ट में प्रेजेंट होती है, बैक साइड में लोअर पार्ट में प्रेजेंट होती है, हाइपोथैलेमस के नीचे। और पिट्यूटरी ग्लैंड के हमको दो लोब्स या हम ये कह लें कि दो डिफरेंट ऐसे करके पाउच देखने को मिलते हैं। एक पाउच को कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, एक को हम कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से हमको अलग हार्मोन सिंथेसाइज होते हुए मिलते हैं और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उससे हमको अलग हार्मोन सिंथेसाइज देखने को मिलते हैं। लेकिन फर्क क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी से हमको अबाउट 6 हार्मोन सिंथेसाइज होते हुए दिखते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हमको सिर्फ 2 पेप्टाइड हार्मोन सिंथेसाइज होते मिलते हैं, जो कि हैं ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ठीक है, ये आपके लिए याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के क्या कहते हैं पोस्टीरियर पार्ट से आ रहा है और कौन सा एंटीरियर पार्ट से आ रहा है। ठीक है, इस एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट को हमने नाम भी दे रखा है। क्या नाम दे रखा है, एंटीरियर पार्ट को हम कहते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी को हम कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, एडिनो हाइपोफाइसिस है, न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो एडिनो हाइपोफाइसिस से हमारे पास आ रहे हैं 6 हार्मोन और न्यूरो हाइपोफाइसिस से हमारे पास आ रहे हैं 2 हार्मोन्स। जिसमें से बड़ा मजेदार चीज है यहाँ पे, जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, अभी आपने देखा जब हमने हाइपोथैलेमस को देखा कि एंटीरियर पिट्यूटरी पे इफेक्ट हो रहा है हाइपोथैलेमस का, लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे क्यों नहीं हो रहा है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो सेक्रीशन है, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा है जो पूछा जाता है कभी, मतलब रेयर पूछा जाता है लेकिन आ जाता है। अभी देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स आ रहे हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या कर रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी अपने हार्मोन सिंथेसाइज कर रहा है। ये इफेक्ट पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे या न्यूरो हाइपोफाइसिस पे क्यों नहीं पड़ रहा, वो इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरो हाइपोफाइसिस में हार्मोन्स की सिंथेसिस होती नहीं है। ठीक है, यहाँ से सिर्फ ये सेक्रीट होते हैं। ठीक, अब ये सिंथेसाइज होते हैं हाइपोथैलेमस में, सिंथेसाइज होते हैं हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस से आ जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में और पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरो हाइपोफाइसिस सिर्फ इनके लिए एक कलेक्टिंग पाउच का काम करता है। ठीक है, कलेक्टिंग पाउच का काम करता है, ये हम ये कह लें कि एक तरीके से इकट्ठा करके स्टोर करके रखने का काम करता है। और वो स्टोर करके रखने का काम जो है ये करता है किसके लिए, ऑक्सीटोसिन और हमारा जो एडीएच है उसके लिए। और इसको स्टोर करके रखेगा जो कि सिंथेसाइज हुए थे कहाँ, हाइपोथैलेमस में। तो पूछा यह जाता है कि ये हार्मोन कहाँ सिंथेसाइज होते हैं। अब बच्चे लगा देते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो जाता है गलत, वो सिंथेसाइज होते हैं हाइपोथैलेमस में, स्टोर होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। और इसीलिए अगर सिंथेसाइज पूछा जाए तो वो हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से सिंथेसाइज होके आते हैं। कुछ इस तरीके से देखते हैं हमको, ये हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी देखने को मिल रहा है हमको और ये हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी है जो कि लोअर साइड में पाउचेस की तरह, लोब्स की तरह प्रेजेंट है। ओके, हमको पता चल गया क्या हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी का किस तरीके से आपस में कनेक्शन, किस तरीके से हमको उनका देखने को मिल रहा है। तो जो हार्मोन्स है हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के, मैंने सारी चीजें आपके लिए रखी हुई यहाँ पे, हाइपोथैलेमस से वो आते हैं, यानी कि हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होते हैं और वो लोग जो हार्मोन स्टोरेज एरिया का काम करते हैं सिर्फ। ठीक है, उस हार्मोन को स्टोर करने का काम करते हैं, कौन से, ऑक्सीटोसिन और एडीएच। बाकी जो मेन काम है सिंथेसिस का वो हमको हाइपोथैलेमस में होता हुआ मिलता है। तो एक एक करके अगर हम हार्मोन देखने की बात करें, हार्मोन देखने की कोशिश करें कि कौन से हार्मोन्स, कैसे हार्मोन्स हमको पिट्यूटरी ग्लैंड में देखने को मिल रहे हैं मेजरली, तो सबसे पहला हमको देखने को मिल रहा है ग्रोथ हार्मोन।
ठीक है। ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन क्या है? ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस किया जाता है एंटीरियर लोब में सोमैटोट्रोपिक सेल के द्वारा, ठीक है। इनको हम सोमैटोट्रोपिन भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना, सोमैटोट्रोपिन बोलते हैं इनको। और जो हाइपोथैलेमस में हमने पढ़ा था वो था सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन। तो सोमैटोट्रोपिन और सोमैटोस्टैटिन मिलते जुलते हैं लेकिन एकदम ही अलग है। सोमैटोट्रोपिन हम ग्रोथ हार्मोन को बोलते हैं और सोमैटोस्टैटिन हम उस हार्मोन को बोलते हैं जो कि हाइपोथैलेमस से निकलता है और सोमैटोट्रोपिन को इनहिबिट करता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस से निकलता है, सोमैटोट्रोपिन को इनहिबिट करता है, तो ये हम उसको कहते हैं सोमैटोस्टैटिन को, ठीक। और सोमैटोट्रोपिन हमारे पास ग्रोथ हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस से आता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब में ग्रोथ हार्मोन या हम ये कह लें जीएच को सिंथेसाइज करवाता है। और जैसा कि इसका नाम है, ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? ढेर सारे सेलुलर फंक्शन को मेंटेन करते हुए, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हुए ग्रोथ करवाने की कोशिश करता है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करवाने के जो इफेक्ट है उसको परफॉर्म करता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट को ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मेजरली बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। और जिनमें बहुत ज़्यादा सेक्रेट हो जाता है उनमें आपको एक डिजीज देखने को मिलती है, जाइजेंटिज्म। जाइजेंटिज्म बोलते हैं बहुत लोग, इसे गाइगेंटिज्म बोलते हैं, गिगेंटिज्म बोलते हैं। तो आपको ये उनमें देखने को मिलती है जिनमें ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा सिंथेसाइज हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेकेंड हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड का, और ये सिंथेसाइज होता है जैसा कि इसका नाम बता रहा है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड ग्लैंड पे इफेक्ट करता है और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम होने के साथ साथ थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है। थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि आप अपने जो थायराइड हार्मोन है वो सिंथेसाइज करो, और थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन को सिंथेसाइज कर देती है। तो जब तक पिट्यूटरी से सिग्नल नहीं आता, थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन सिंथेसाइज नहीं करती, ठीक है। तो ये हार्मोन एक ट्रॉपिक हार्मोन है और इसको हम थायरोट्रोपिन बोलते हैं। जैसे इसको सोमैटोट्रोपिन बोलते हैं, ऐसे उसको थायरोट्रोपिन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आप ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऐसे करके नाम याद रखोगे तो आपको हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स हैं उनके नाम भी याद रखने में आसानी रहेगी। उसके बाद हमारे पास एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन क्या करता है? हमारे एड्रेनल ग्लैंड से हार्मोन्स की सिंथेसिस करवाता है, ठीक है। एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है हार्मोन्स की सिंथेसिस करने के लिए, ठीक है। और ये हमको पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट से निकलता हुआ मिलता है। कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो CRH है, जो हाइपोथैलेमस से आता है, वो पिट्यूटरी को एक्टिवेट करता है। पिट्यूटरी से ACTH निकलता है और ACTH एड्रेनल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है और एड्रेनल ग्लैंड से आगे के हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं। उसके बाद हमारे पास गोनेडोट्रोपिन, ठीक है। गोनेडोट्रोपिन क्या है? गोनेडोट्रोपिन यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल रहा है और इससे हम ये कह लें कि ये दो हार्मोन्स को, ठीक है, क्या कर रहा है? दो हार्मोन्स हमको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। कौन से? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब सिंथेसाइज हो रहे हैं, ये दोनों ही मेल और फीमेल में फंक्शन अलग अलग परफॉर्म करते हैं। इनका मेजर रोल ये होता है कि सेकेंडरी ग्रोथ को जो हमारी बॉडी में होती है उसको मेंटेन करें, प्लस जो आपके गैमेट्स हैं, गैमेट्स की सिंथेसिस, उनका नर्चरिंग, मतलब उनको उनका नरिशमेंट, उनको सही से बनवाना, स्टोर करना, इन सभी चीज़ों का काम जो है, इन सभी चीज़ों का जो देख रेख है, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन परफॉर्म करते हैं। ओके, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन परफॉर्म करते हैं, दोनों में, मेल और फीमेल दोनों में, ये दोनों में ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि FSH हमको फीमेल मिलेगा, ल्यूटिनाइजिंग हमको मेल मिलेगा, दोनों में ही हमको दोनों हार्मोन्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद है हमारे पास प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन एक और हार्मोन है जो कि हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से सेक्रेट होता है। प्रोलैक्टिन फीमेल्स में क्या करता है? मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है आपकी जो मेमरी ग्लैंड्स हैं उससे, ठीक है। फीमेल्स में मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है मेमरी ग्लैंड्स में उससे। प्रोलैक्टिन प्रेजेंट मेल्स में भी होता है, लेकिन इसका फंक्शन आज तक नोन नहीं है कि प्रोलैक्टिन मेल्स में करता क्या है। ओके, फीमेल्स में पता है हमको कि रिलीज करवाता है मिल्क मेमरी ग्लैंड से, लेकिन इसका फंक्शन हमें आज तक पता नहीं है। उसके साथ साथ ऑक्सीटोसिन है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज आपको यहाँ पे याद रखनी है। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, जिसको हम डोपामीन भी कहते हैं,
ये सिंथेसाइज होता है कहाँ से, आपके हाइपोथैलेमस से, और इस प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करता है जब हाइपोथैलेमस चाहता है तब। ओके, उसके बाद मेरे पास ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या है? ऑक्सीटोसिन ऐसा हार्मोन है, या के लिए ऑक्सीटोसिन और जो अगला हार्मोन हम लोग देखेंगे वेसोप्रेसिन, ये दो हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से या न्यूरो हाइपोफाइसिस से सेक्रेट होते हैं। सेक्रेट होते हैं, सिंथेसाइज नहीं, सिंथेसाइज होते हैं हाइपोथैलेमस में, ठीक है, सिंथेसाइज होते हैं हाइपोथैलेमस में, और यहाँ से सिर्फ ये रिलीज किए जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, यहाँ से सिर्फ ये रिलीज किए जाते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस से, ठीक है। ऑक्सीटोसिन का जो मेजर फंक्शन है वो है जब चाइल्ड बर्थ हो रही होती है, ठीक है, फीमेल्स में जब चाइल्ड बर्थ हो रही होती है तब एक तो आपका जो कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है उसको परफॉर्म करवाना, दूसरा जो पेल्विक गिल्डल है उसकी गर्थ को बढ़वाना। बेसिकली ओवरऑल जो ऑक्सीटोसिन का रोल होता है वो होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पेन है उसको कम किया जा सके, ठीक है, जो पेन है उसको कम किया जा सके जब भी चाइल्ड बर्थ हो रही होती है तब फीमेल्स में, ठीक है। तो ये ऐसा हार्मोन है जिसकी एडिशनली इंजेक्शन भी दिए जाते हैं, हालांकि अभी पता नहीं है कि वो चीज़ चल रही है कि नहीं चल रही है, लेकिन अब तो क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल भी गई हैं, लेकिन ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस पहले दिए जाते थे जब भी चाइल्ड बर्थ होती थी उसके लिए, कि हाँ आपका जो सारी मसल्स हैं, कॉन्ट्रैक्शन है, वो सारी चीज़ें ठीक से हो जाएं और पेन जो है वो कम से कम हो, क्योंकि चाइल्ड बर्थ के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, मतलब रिटर्न कि कितना ज़्यादा पेन होता है। दो पेन जो है आपके कहे जाते हैं सबसे ज़्यादा होते हैं, एक तो अगर आप लाइक यू बर्न्ट अलाइव, और दूसरा द चाइल्ड बर्थ, मतलब बहुत ज़्यादा पेन। दूसरा है फिर आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब एंडोक्राइन फंक्शन को अगर आप इसके छोड़ भी दें तब भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इतना ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत सारी जगह मिलता जुलता है। अभी आप अगर रीनल सिस्टम पढ़ने जाएंगे तो वहाँ भी एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, अगर आप एंजाइम में कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन पढ़ने जाएंगे वहाँ भी एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, हर जगह हमको एंटी डायूरेटिक हार्मोन देखने को मिलेगा। एंटी डायूरेटिक हार्मोन या इसी का नाम वेसोप्रेसिन होता है। हम इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, हमारी बॉडी किस तरीके से यूज़ करती है, जब हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसमें वाटर की कमी होने लगती है तब ये सिंथेसाइज किया जाता है, ठीक है, ये सिंथेसाइज किया जाता है, और ये जो हमारा नेफ्रॉन है वहाँ से वाटर का अपटेक करवाता है, ठीक है, वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाता है, वाटर को रीअब्जॉर्ब करवा के जो ब्लड का वॉल्यूम है उसको मेंटेन करता है। मेजरली वाटर बैलेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिहाइड्रेशन से बचाता है हमको और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। पूछा क्या जाता है, जो आजकल काफी ज्यादा पूछा जा रहा है, कई एग्जाम में देखा है मैंने इधर, अल्कोहल कंजम्पशन के बाद जो ओवर यूरिनेशन है, या हम ये कह लें डिहाइड्रेशन क्यों हो जाता है, वाटर बैलेंस क्यों बिगड़ जाता है। अल्कोहल जो होता है C2H5OH, ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन को इनहिबिट कर देता है, ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। इसकी वजह से एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो लॉस हो जाता है, और उसी की वजह से जो डिहाइड्रेशन है वो हमको देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा रहा था, तो ये बात अपने बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा। ओके, तो ये थे हमारे पिट्यूटरी के हार्मोन। इसके बाद एक और छोटी सी ग्लैंड आ जाती है हमारे पास, जिसका नाम है पीनल ग्लैंड। ये ग्लैंड भी हमारे ब्रेन में ही है, तो हमारे ब्रेन में 3 ग्लैंड्स हो चुकी हैं, मतलब इसको मिला के हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनल ग्लैंड। पीनल ग्लैंड का काम तो बहुत छोटा सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। पीनल ग्लैंड एक हार्मोन सिंथेसाइज करती है जिसको हम कहते हैं मेलेटोनिन, ठीक है, पीनल ग्लैंड एक हार्मोन सिंथेसाइज करती है जिसको हम कहते हैं मेलेटोनिन। अब ये मेलेटोनिन क्या करता है, आप सभी लोगों ने सुना होगा, ये मेलेटोनिन स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन है, ठीक है। ये सेरोटोनिन से हमारा डिराइव होता है, और सेरोटोनिन किससे बनता है, ट्रिप्टोफैन से। तो ट्रिप्टोफैन से सेरोटोनिन, सेरोटोनिन से मेलेटोनिन, और मेलेटोनिन जो है इसका सिंथेसिस जो है या इसका सेक्रीशन जो है ये 10 टाइम्स बढ़ जाता है डार्क में। ओके, अगर डार्क रूम है और आप हैं उसमें, तो डार्क में 10 टाइम्स मेलेटोनिन का जो सिंथेसिस है वो बढ़ जाता है बजाय लाइट के। इसीलिए कहा जाता है कि आप रूम डार्क करके सोएं अगर आपको अच्छी नींद चाहिए तो,
ठीक है। तो मेलेटोनिन का जो सेक्रेशन है वो 10 टाइम बढ़ जाता है, पीनल ग्लैंड से सिंथेसाइज होता है, एक तरीके से आपको स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन है, सेरोटोनिन डिराइव्ड होता है, सेरोटोनिन ट्रिप्टोफैन से डिराइव्ड होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ये भी हमारे जो क्या कहते हैं जो हमारे हाइपोथैलेमस है और पिट्यूटरी है उसके पास ही हमको बैक ऑफ द लोअर साइड द ब्रेन देखने को मिलता है, पीनल ग्लैंड, ठीक है। और यही उसका मेजर फंक्शन है मेलेटोनिन को सिंथेसाइज करना और हमको नींद दिलवाना, ठीक है। तो ये हमको देखने को मिलता है, बहुत जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। आपके लिए नींद बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर है हमारे पास थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा डाइवर्स फंक्शन परफॉर्म करते हैं, या ये कह रहे जो इससे हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं वो भी बहुत ज्यादा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये आपकी नेक में आपको देखने को मिलेगा, एडम्स एप्पल के जस्ट नीचे, या मैं कह रहे जो हमारा ट्रैकिया है, इस ट्रैकिया में हमको नीचे की साइड में दोनों तरफ लेफ्ट और राइट दोनों तरफ दो लोब्स के फॉर्म में हमको ये थायराइड ग्लैंड देखने को मिलती है। इसके राइट साइड को हम राइट लोब कहते हैं, लेफ्ट साइड को हम लेफ्ट लोब कहते हैं, ठीक है। ये दोनों ही लोब क्या होते हैं, एक स्मॉल ब्रिज से जुड़े होते हैं और उस ब्रिज को हम बोलते हैं इस्थमस, ठीक है। उस ब्रिज को हम बोलते हैं इस्थमस। मेजरली इन दोनों लोब से हमको दो मेजर हार्मोन की सिंथेसिस होती हुई दिखती है। एक होता है हमारे पास थायरॉक्सिन जिसको हम T4 कहते हैं, और एक हमारे पास ट्राई आइडो थायरोनिन जिसको हम T3 कहते हैं, ठीक है। तो ये T3 और T4 अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि T3 T4 हमारे जो कैल्शियम के बैलेंस इम्बैलेंस को है उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है, और आपके जो आयोडीन बैलेंस को है उसको मेंटेन करते हैं। तो ये अलग अलग फंक्शन हमको परफॉर्म करते हुए मिलते हैं अपनी बॉडी में। मेजरली थायरोक्सिन और ट्राई आइडो जो हमारा थायरोनिन है, ये दो इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड सिंथेसाइज करती है। और ये कब करता है, जब थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट की जाती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से, जो कि हमारे पास आता है कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। फिर दूसरी हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड बहुत ही मिलती जुलती है थायराइड ग्लैंड से। ये आप देख रहे हैं, ये आपका विंड पाइप है, ठीक है। इस विंड पाइप में एडम्स एप्पल के नीचे आपको लेफ्ट और राइट साइड में दो क्या देखने को मिल रहे हैं, ये बड़े बड़े थायराइड ग्लैंड। और ये थायराइड ग्लैंड ये देखिए इस ब्रिज से जुड़े हुए हैं जिसको हम कह रहे हैं इस्थमस। इसी थायराइड ग्लैंड के साथ हमको इस तरीके से दो दो पेयर्स में अटैच्ड मिल रही हैं पैराथायराइड ग्लैंड्स, ठीक। ये पैराथायराइड ग्लैंड क्या है, ये पैराथायराइड ग्लैंड भी एंडोक्राइन सिस्टम की एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड है और ये कैल्शियम के बैलेंस को मेंटेन रखती हैं हमारी बॉडी में। किस तरीके से बोन्स से कैल्शियम मेटाबोलाइज किया जाएगा, बोन्स में किस तरीके से कैल्शियम ऐड किया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, ये सारी चीज़ें मेंटेन करना। इसके साथ साथ मसल्स रेगुलेशन में किस तरीके से कैल्शियम का इन्वॉल्वमेंट है वो देखा जाएगा। तो इन सभी चीज़ों के लिए पैराथायराइड ग्लैंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जो हमको देखने को मिलती हैं। ओके, कौन सी हार्मोन सिंथेसाइज करती हैं, पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो पैराथायराइड हार्मोन सिंथेसाइज करती हैं। एक बार लास्ट ईयर डीबीटी बेट के एग्जामिनेशन में ये पूछा गया था कि जो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म है उसमें इनमें से कौन सी ग्लैंड मेजर रोल प्ले करती है। तो कैल्शियम के लेवल्स को मेंटेन करने के लिए जो मेजर ग्लैंड है वो पैराथायराइड ग्लैंड है, और पैराथायराइड हार्मोन जो है, यह हार्मोन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कैल्शियम के बैलेंस के लिए। इसके साथ साथ हमारे पास पैंक्रियास चला आता है। पैंक्रियास आपको पता है कि अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, कितना इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, और ये दोनों ही फंक्शन परफॉर्म करता है, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। एक्सोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करने का मतलब है कि ये ग्लैंड्स को यूज करता है, ये ग्लैंड ऐसे ही जो डक्ट को यूज करता है, ओके। और 99% जो इसका फंक्शन है वो एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड ही है, और एज एन एंडोक्राइन ये ओनली 1% फंक्शन अपना परफॉर्म करता है। तो अभी हम लोग एंडोक्राइन पे फोकस कर रहे हैं। तो एंडोक्राइन की अगर बात करें तो हमारा जो पैंक्रियाज है इसमें सेल्स होते हैं, या हम ये कह लें इसमें एक सेल का ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं आइलेट सेल्स, ठीक है, जिसको हम कहते हैं आइलेट सेल्स या आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। इन आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से हमको हार्मोन सिंथेसाइज होते हुए दिखते हैं, दो हार्मोन्स। कौन से, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इंसुलिन का काम होता है ब्लड शुगर को कम करना और ग्लूकागॉन का काम होता है ब्लड शुगर को बढ़ाना।
जब इंसुलिन सिंथेसाइज होता है तो ब्लड की शुगर को क्या करता है, सेल्स के अंदर भेजता है, कोशिश करता है उस शुगर को मेटाबोलाइज करवाने की, कोशिश करता है ग्लाइकोजन को क्या करने की, ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन को बढ़ाने की, सिंथेसिस को बढ़ाने की, और ग्लूकागॉन जस्ट इसका अपोजिट काम करता है। ये कोशिश करता है ब्लड शुगर को बढ़ाने की, सेल्स कम से कम मेटाबोलाइज करें ग्लूकोज को, ज़्यादा से ज़्यादा ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो, ये सारी चीज़ें ग्लूकागॉन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये दो हार्मोन्स हमको सिंथेसाइज होते हुए मिलते हैं अपने पैंक्रियास से। कहाँ से? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू है इन ग्लैंड्स का जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से सेक्रेट हो रहे हैं थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, डोपामीन ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, सोमेटोस्टेटिन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। ठीक है, थायराइड ग्लैंड से आपको देखने को मिल रहा है ट्राईहाइड्रोथायरोनिन और थायरोक्सिन, और पीनियल ग्लैंड से मिल रहा है मेलेटोनिन। पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट से आपको मिल रहे हैं ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लिटनाइजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन, और इंटरमीडिएट से आपको मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन देखने को मिल रहा है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे मेजर हार्मोन्स हैं जो कि हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को मेंटेन करके रखे हुए या एंडोक्राइन सिस्टम में मेजर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, इसके साथ साथ अभी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास मैसेंजर्स रह गए हैं जो कि हमारी बॉडी को ब्रेन के अंदर रह के मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, ब्रेन के अंदर रह के क्या कर रहे हैं, उसको चला रहे हैं, और वो है न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर जो फंक्शन हमको यहाँ पे हार्मोन्स परफॉर्म करते हुए मिल रहे हैं, ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं उनके बीच में जो मैसेंजर का काम कर रहे हैं या मैसेज पहुंचाते हुए मिल रहे हैं, उनको हम कह रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर। आप सभी लोगों को पता है कि ब्रेन में ढेर सारे न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क होता है। ठीक है, ढेर सारे न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क होता है जो कि एक के बाद एक इस तरीके से अटैच रहते हैं। ठीक है, एक के बाद एक इस तरीके से अटैच रहते हैं, एक का हेड एक का टेल, एक का हेड एक का टेल। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में कुछ गैप होता है और इस गैप को हम कहते हैं साइनैप्स। दोनों ही न्यूरॉन्स के बीच में कुछ गैप होता है, उसको हम कहते हैं साइनैप्स। और इस साइनैप्स के जहां से हार्मोन या जहां से ये ट्रांसमीटर सिंथेसाइज होना होता है उसको हम कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, और जिस तरफ जाना होता है जहां पे ये जाके जिसका रिसेप्टर जिस पे लगा होता है उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, और जहां से निकलना होता है उसको हम कहते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, तो ये सिनेप्सिस क्या होता है, ये सिनेप्स क्या होता है, ये वो गैप है जो कि दो न्यूरॉन्स के हमको बीच में देखने को मिल रहा है। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन तक वो न्यूरोट्रांसमीटर जाएगा। ठीक, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल मैसेंजर का काम कर रहे हैं न्यूरॉन्स के बीच में। ठीक है, अब ये अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, हो सकता है ये एक्साइटेटरी हो सकता है ये इनहिबिटरी हो। ठीक है, दोनों ही हो सकते हैं। एक्साइटेटरी है तो एक्साइटेटरी फंक्शन परफॉर्म करेगा, यानी कि एक्टिवेट करवाएगा आगे वाले न्यूरॉन्स को, या हम ये कह लें एक्शन पोटेंशियल है उसको आगे की तरफ रन करवाएगा, और इनहिबिटरी है तो एक्शन पोटेंशियल को या हम ये कह लें जो चार्ज है उसको पूरी तरीके से नलिफाई करने की कोशिश करेगा। ओके, और बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर हमको देखने को मिलते हैं जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। एसिटिल कोलिन सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि दोनों न्यूरॉन्स के बीच में हमको रोल प्ले करता हुआ मिलता है। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की तरफ जाता है और इसका फंक्शन जो है वो एक्साइटेटरी होता है। गेट के पेपर में यही पूछा जाता है कि एसिटिल कोलिन या डोपामीन इनमें कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी है, कौन सा इनहिबिटरी है, इनका फंक्शन कैसा होता है। ठीक है, तो एसिटिल कोलिन सबसे ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर हमको देखने को मिलता है अपने ब्रेन में, मसल्स में, सभी जगह। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डोपामीन। डोपामीन हमारा एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, डोपामीन एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। डोपामीन बहुत सारे जो मतलब प्लेजर होते हैं, टेम्परेरी प्लेजर होते हैं, जैसे कि आपने कुछ मिर्चा खाया। ठीक है, तो अब मिर्च जैसे खाते हैं लोग, उनके आंसू आते हैं, उनको मिर्च लगती है, लेकिन फिर भी वो क्यों बार बार खाते हैं, क्यों उन्हें पसंद होती है मिर्च खाना, क्योंकि वो टेम्परेरी प्लेजर मिलता है। ठीक है, या वो हो गया, या आपको कोई भी टेम्परेरी प्लेजर ऐसा हो गया जैसे कोई आपके स्मोकिंग हो गई, ठीक है, टोबैको कंजम्पशन हो गया, या जितने भी आपके बहुत सारे लोग बंजी जंपिंग करते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो आपकी ब्रेन को एकदम से ट्रिगर करे, कोई खुशी दे। ठीक है, तो वहां पे हमारे ब्रेन में डोपामीन सिंथेसाइज होता है।
ठीक है। और यही डोपामीन क्या करता है, ये एक इनहिबिटरी हार्मोन होता है, या इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो कि आपको ये प्लेजर या ये जो टेम्परेरी प्लेजर है इसको बार बार करवाने की कोशिश करता है, ठीक है। अगर आप एक बार खा लें कोई चीज़, आपको बार बार खाने का मन करेगा, वो खाते हैं, वो बहुत अच्छा हमको वो खाने में लगता है, ठीक है। तो वो जो आपका एडिक्शन है ना, वो इस डोपामीन की वजह से ही आता है। फिर वो कोई आपकी ये क्या कहते हैं नशे वाली चीज़ हो, या कोई आपकी बंजी जंपिंग हो, बाइक राइडिंग हो, कोई भी चीज़ हो, जितनी भी चीज़ आपकी प्लेजर आपको दे रही है वो कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, इंक्लूडिंग लव। गाबा, ठीक है, गाबा गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, ये भी एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमको अपने ब्रेन में देखने को मिलता है। ग्लूटामेट, ग्लूटामेट एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है हमारे ब्रेन में। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। आपको यही पूछा जाएगा एज अ मैच दी कॉलम करके कि ये न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है, एक्साइटेटरी इनहिबिटरी, एक्साइटेटरी इनहिबिटरी, क्या इसमें आपको करना है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है कि ग्लाइसिन इनहिबिटरी, ग्लूटामिन एक्साइटेटरी है, गाबा जो है इनहिबिटरी है, डोपामिन इनहिबिटरी है, एसिटिलकोलिन एक्साइटेटरी है, नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। तो नॉरएपिनेफ्रिन भी हमको एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता हुआ मिलता है। और सेरोटोनिन, सेरोटोनिन क्या है, ये बहुत सारे ऐसे परसेप्शन होते हैं जैसे कि मूड, एपेटाइट और आपका सेंसरी परसेप्शन, इसमें हमको इन्वॉल्व देखने को मिलता है। और ये भी इनहिबिटरी फंक्शन ही परफॉर्म करता है जो हमारे पेन पाथवेज है उसमें, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें पसंद आई हो, ठीक है। आप लोग को जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी वो ज़रूर से समझ में आई हो। और आप सभी लोग पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, और कोई भी चीज़ हो तो आपको पता है कि हमको बताना है आपको। इसके साथ साथ आपको पता है कि आपको YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लेना है गुरु मंत्रा का, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्कशन रेगुलर चलते हैं सेशन हमारे, ओके। आप गुरु मंत्र पेज ज्वाइन कर लिए, फेसबुक पेज गुरुमंत्र का शिक्षा विवरण, तो आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। और कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो डायरेक्ट आप इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे पूछ सकते हैं, ओके। सो थैंक यू सो मच।